नमस्कार मित्रों। आज सीधू ने सच में दिनेश जी हमारे साथ जुड़े हैं। दिनेश के वोरा न्यूज टाइम के संस्थापक संपादक हैं। वैसे वो कहते नहीं, मगर मैं अक्सर कहता हूं कि वो आईआरएस केंद्रीय सेवा में से सेवानिवृत्त हुए, मुंबई से हमारे साथ जुड़ रहे हैं और विश्व के सभी प्रवाह जो हैं उसके आप विशेषज्ञ हैं, ये कहने में मुझे जरा भी हिचकिचाहट नहीं है। और आज मैंने दिनेश जी को इसलिए रिक्वेस्ट करी थी हमारे साथ जुड़ने के लिए कि हमारे दर्शकों को उन्होंने जो स्कूप किया है कल, उसके बारे में जानकारी दें, क्योंकि चाइना ने पूरे विश्व में हंगामा मचा दिया है। मेरे ख्याल से 88 देशों को उन्होंने एकत्रित किया, निमंत्रित किया। 38 देशों ने हस्ताक्षर किए, पाकिस्तान सहित, और एक समांतर यूनाइटेड नेशंस चाइना क्रिएट कर रहा है। ऐसा जब मैंने दिनेश जी का वो एपिसोड देखा तो मैंने दिनेश जी को रिक्वेस्ट करी कि आप हमारे दर्शकों को बताएं, जरा विशेष जानकारी देवें कि चाइना ये क्यों इतना आगे बढ़ रहा है और अमेरिका को पछाड़ने के लिए वो अपना प्रभाव विश्व भर में कैसे स्थापित कर रहा है, उसके बारे में आप बताएं। तो दिनेश जी, आपका हमारे चैनल में स्वागत है और मैं सीधा आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप बताएं कि ये मामला क्या है। जी, आपको भी हरि भाई नमस्कार और आपके दर्शकों को भी नमस्कार। और ये दुनिया जब से पैदा हुई है ना, तब से वो एक क्वेश्चन होता है ना, बादशाह कौन बनेगा, इस दुनिया पे बादशाहत किसकी होगी। तो इंसान की ये फितरत है कि वो बादशाह बन के जिए और बाकी सब उसके गुलाम बन के जिए, यानी कि क्राउन एंड सब्जेक्ट जिसे कहते हैं। और वो फितरत खत्म नहीं होती। भले हम टेक्नोलॉजिकली इतने एडवांस हो गए कि जहां हम पुराने प्राचीन काल में जहां हम बैलगाड़ियों से जाते थे, घोड़ों से जाते थे, कोई संदेश पहुंचाना हो तो कई कई महीने लग जाते थे। आजकल वो एक सेकंड में मोबाइल उठाओ और संदेश पहुंच जाता है आपका, दुनिया में जहां मर्जी पहुंचाना हो। तो टेक्नोलॉजिकली तो हम बहुत एडवांस हो गए हैं, लेकिन मानसिक रूप से, मेंटली कहा जाए, साइकोलॉजिकल कहा जाए, तो हम वैसे की वैसे ही जैसे आज से 500 साल पहले थे या 5000 साल पहले थे, उसमें कोई फर्क नहीं आया है। अब देखिए, मैं एक बात मान के चलता हूं कि कोल्ड वॉर इज बैक। सबसे पहले हम ये डॉक्ट्रिन समझ लें कि डॉक्ट्रिन ऑफ कोल्ड वॉर इज बैक विद द फुल बैक। फर्क इतना है कि इस बार दो में से एक प्लेयर तो वही है, अमेरिका। सिर्फ दूसरा प्लेयर हट गया उसमें से। अब रशिया की जगह चीन आ गया है। अमेरिका तब तक बहुत खुश था जब तक रशिया एक मिलिट्री पावर तो था, लेकिन इकोनॉमिक पावर नहीं था। जी। लेकिन इस नई कोल्ड वॉर के अंदर जो नया टेक्सचर है वो इस बात का है कि अमेरिका के सामने इस कोल्ड वॉर में जो उसका राइवल है, वो मिलिटरली भी पावरफुल है। भले ही अभी अमेरिका से नंबर 2 होगा, इकोनॉमिकली भी पावरफुल है और क्रिटिकल टेक्नोलॉजी उसमें पावरफुल है। अब ये बहुत बड़ी बात है कि जो भी व्यक्ति क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज को मास्टर करेगा वही दुनिया पर राज करेगा। जी। अब अमेरिका नहीं चाहता कि भाई कोई भी उसके अलावा और सुपर पावर दुनिया में रहे, और कई साल से उसकी कोशिश थी कि चाइना को रोका जाए, लेकिन चाइना टेक ऑफ ले चुका था तो उसको रोक पाना बड़ा मुश्किल था। तो अब अमेरिका ने हार मान ली कि भाई इसको रोक तो नहीं सकते, लेकिन कंटेन करो उसको। जी। रोक तो नहीं सकते लेकिन कंटेन कर सकते हो क्या। और अल्टीमेटली फिर वही बादशाहत की चाहत आती है साहब, वो फिर से वापस आ गया। अब अमेरिका ने दुनिया पे किस आधार पर रूल किया? क्या इकोनॉमिकली रूल किया? कह सकते हो। मिलिटरली रूल किया? कह सकते हो।
लेकिन अमेरिका ने इस दुनिया पे राज करने के लिए एक डायमेंशन पैदा की, उसके ऊपर ही मेरा एक एपिसोड है। वो डायमेंशन थी कि अगर दुनिया को अगर गुलाम बनाना है तो उसे साहूकार बन के गुलाम बनाना होगा। साहूकार बन के। बिना साहूकार बने दुनिया गुलाम नहीं बनती। और हमने पुरानी पिक्चरें बड़ी देखी है, मदर इंडिया टाइप की और कई, जिसमें साहूकारों को दिखाया गया कि कैसे पीढ़ी दर पीढ़ी खून चूसा जाता है। तो अमेरिका ने साहूकार बनने के लिए दो चीजें की। उसे पता लग गया कि दुनिया पे ऐसे ही राज होगा। उसने दो इंस्टीट्यूशन खोली, एक का नाम था वर्ल्ड बैंक था और एक का नाम था इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। और कहता है भैया आ जाओ, ब्याज पे पैसा ले लो मेरे से आप, 10 साल के लिए, 20 साल के लिए, 30 साल के लिए। दुनिया में गुर्बत बहुत थी, गरीबी बहुत थी। प्रोजेक्ट असिस्टेंस के लिए वर्ल्ड बैंक खोल दिया और बैलेंस ऑफ पेमेंट के लिए आईएमएफ खोल दिया। जिन दर्शकों को नहीं पता कि प्रोजेक्ट असिस्टेंस क्या होती है, किसी खास प्रोजेक्ट के लिए अगर पैसे दिए जाते हैं, कोई फैक्ट्री खोली जाती है, तो उसे प्रोजेक्ट असिस्टेंस कहा जाता है, लेकिन वो वर्ल्ड बैंक करता है। लेकिन आईएमएफ जो पैसे देता है वो बैलेंस ऑफ पेमेंट के लिए देता है। बैलेंस ऑफ पेमेंट का मतलब होता है, दर्शक मित्रों, सीधी भाषा में, कि मेरे पास फॉरेन करेंसी नहीं है, मेरे आयात समझो $15 बिलियन के हैं, लेकिन मेरे पास ले दे के $10-11 बिलियन का सिर्फ टोटल फॉरेन रिजर्व है। तो चीज तो डॉलर में मिलेगी, मेरे को बाजार से लूंगा, तो मुझे पैसे तो है नहीं मेरे पास, तो मैं पैसे कहां से लाऊं? और जो मेरी अपनी करेंसी है वो बिकती नहीं मार्केट में, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो मैं फिर इस कमी को पूरा करने के लिए, जिसको बैलेंस ऑफ पेमेंट कहते हैं, मैं आईएमएफ के पास जाता हूं। और जब मैं आईएमएफ पास जाता हूं तो आईएमएफ सबसे पहले अपनी कंडीशंस लगाना शुरू करता है। देखो पैसे तो मैं दूंगा, लेकिन ये कंडीशन है। कंडीशन ये है कि तुम बस का किराया बढ़ा दोगे, रेल का किराया बढ़ा दोगे, पेट्रोल का किराया बढ़ा दोगे, बिजली का किराया बढ़ा दोगे, पानी का किराया बढ़ा दोगे, हर चीज का किराया बढ़ा दोगे। और कई बार सिचुएशन ऐसी आ जाती है तो कहता है तुम्हारा बजट भी मैं बनाऊंगा। जैसे जैसे अभी पाकिस्तान का आईएमएफ हुआ की, है। जी अभी पाकिस्तान का हुआ, आईएमएफ की टीम थी तो बजट बना के गई, जो अब शरीफ साहब पेश करेंगे शराफत से। और हालांकि वो बजट आईएमएफ का है। तो आईएमएफ आपको क्या करता है? स्लेव बनाता है, गुलाम बनाता है, आपको अपनी कंडीशंस के ऊपर मदारियों की तरह नचाता है, और आप उसके गुलाम पर गुलाम होते चले जाते हैं। आप उससे रिगल आउट नहीं हो पाते। आईएमएफ एक ऐसी संस्था है जिसमें एक बार फंस गए ना आप, तो आप बाहर नहीं निकल सकते। फिर तो आपकी पीढ़ियां पैसे भरते 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 थक जाएंगी। अब ये दो इंस्टीट्यूशन के बेस पे राज किया तो उसके बाद एक नया साहूकार और आ गया। ये सारी स्टोरी उसी की है, साहूकारों की स्टोरी है कि नया साहूकार जब चाइना आया ना, ये साहूकार है, मैं आपको बताऊं अलग अलग तरीकों से साहूकार कैसे बनना है ये। जी जी फिर एक नया साहूकार आया, वो कहता है यार ऐसा कैसे हो गया, मैं भी तो साहूकार बन सकता हूँ, पैसा तो मेरे पास ही बहुत है। उसका नाम था जापान। जी जापान ने दो संस्थाएं क्रिएट कर दी साहब। एक संस्था थी जिसका नाम था एडीबी, एशियन डेवलपमेंट बैंक। और जो उसमें पुराना साहूकार था ना, जिसका नाम अमेरिका था, वो कहता है यार मुझे भी साथ मिला ले तू, थोड़ा और खून चूसने का मौका मिल जाएगा। तो एडीबी का चीफ तो बन गया जापान, और उसका डेप्टी सेकंड चीफ बन गया अमेरिका, शेयर होल्डिंग के अंदर। जी तो साहब अब एशिया पैसिफिक और एशिया में सारे लोन्स एडीबी देता है साहब। टोटल उसकी जो कैपिटल है वो $165 बिलियन की है। जो पैसा आईएमएफ ने बांटा है वो करीब करीब $925 बिलियन के आसपास है, और एक टाइम में बांट सकता है, $625 बिलियन बांट सकता है टोटल। और वर्ल्ड बैंक करीब करीब $325 बिलियन के आसपास है। लेकिन अमेरिका की उन जी दोनों में हिस्सेदारी ले दे के 17% के आसपास है बस। तो 17% पे आप ले दे के पूरी दुनिया में रूल कर सकते हो। अच्छा, जब इसको देखा कि जापान रूल कर रहा है इतना बड़ा, तो चाइना को लगी यार मुझे भी तो रूल करना चाहिए, अभी तो मैं लोगों को पैसे तो देता हूं, लेकिन मैं भी कुछ कर लूं। तो उसने अपना एक जी नया बैंक एक लॉन्च कर दिया, AIIB, एशियन ए इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक। ए AIIB जी वो लॉन्च कर दिया और 30% हिस्सेदारी लेके उसमें चालू हो गया। इंडिया उसमें सेकंड बन गया, 8.5%। इंडिया को भी चाहती मैं भी साहूकार बन जाऊं, छोटा ही बन जाऊं चाहे भले। अब जापान के पास एक और भी संस्था थी जिसका नाम था जीका, जापान इंडस्ट्रियल जो
फाइनेंस देता है, जो दुनिया का सबसे बड़ा बायलेटरल फाइनेंस जो देता है, वो आपका जीका है, जापान का। तो जापान बहुत बड़ा एक साहूकार है। अब इन्होंने दुनिया जीत ली, तो अब चाइना भी अब जीतना शुरू हो गया। तो चाइना को लगा मेरे पास तो बहुत कुछ आ गया, क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज भी आ गई हैं, ये भी आ गई है, वो भी आ गई है। तो मैं काम करता हूं, अभी उसकी चाह थी कि कुछ नया किया जाएगा। नया क्या किया जाए? दुनिया पे अमेरिका का एक खास अंग है जिसका नाम है यूएनओ। अब वो तो डिफंक्ट हो गया, यूएनओ कुछ करता तो है नहीं, यूएनओ की कोई सुनता भी नहीं है। कुछ लोग कहते हैं इनके पास वीटो पावर है। अरे यूएनओ की कोई नहीं सुनता तो वीटो पावर की कौन सुनेगा यहाँ बैठ के? नहीं सुनने वाला है जी। बैठ के। अच्छा, वो एनफोर्स तो कर नहीं सकते आपके ऊपर। यूएनओ किसी चीज को कोई कहे कि एनफोर्स करेगा नहीं ना। गरीबों के ऊपर तो हर कोई जूते मार के चला जाता है, गरीब का क्या है बेचारे का? तो कहते हैं ना, गरीब की जोरू सबकी भाभी। तो वो एक पुरानी कहावत है। तो ऐसे ही है सर। तो साहब, चाइना ने सोचा कि ये भाई अब एक नया लॉन्च पैड लेके आते हैं, अब दुनिया को चुनौती देते हैं। उस चुनौती के पीछे एक साइकोलॉजिकल रीजन था। चाइना को अपनी शक्ल बदलनी है। चाइना इज बीइंग सीन एज ए एग्रेसर, कि मैं हर जगह आक्रमणकारी हूं। मुझे लोग ना कोई बड़े काइंडली नहीं देखते। लोग बोलते हैं ये धूर्त है, चोर है, लुटेरा है, तो डाकू है। तो उसके बारे में कोई अच्छी बात नहीं करता चाइना के बारे में। माल सब खरीदते हैं उससे। चोर की दुकान पे सब लोग जाएंगे, माल सब खरीदेंगे, उसको बेचेंगे भी। लेकिन उसकी जो छवि है ना, वो बहुत बुरी है। चाइना की छवि अच्छी नहीं है। जी। जितने उसके आसपास के देश हैं, सबके साथ उसका डिस्प्यूट है। आप सोचो, जिस कंट्री का हर नेबरिंग कंट्री के साथ डिस्प्यूट हो, 12-15 कंट्रीज उसके नेबर्स हैं, सबके साथ डिस्प्यूट है, लैंड डिस्प्यूट है। अब वो आदमी भगवान बुद्ध बन के आता है आपके सामने और कहता है, देखो, मैं तुम्हारे बीच में मध्यस्थता करवाऊंगा, मीडिएशन करवाऊंगा। अरे, अपने मसले तेरे किसी के साथ सॉल्व होते नहीं है, सबके साथ तेरे डिस्प्यूट्स है, और तू अब क्या कहते हैं कि न्याय की मूर्ति बन के चलता है। कहते नहीं बनूंगा। अब देखो, अब दुनिया को पैसा बहुत बांट दिया था बीआरआई के अंदर उसने। टोटल जो पैसा बांटा है उसने अब तक, मेरे पास जो फिगर है, लास्ट फिगर है 2023-24 के, वो फिगर है $385 बिलियन उसने लोन दिया है। ओह। $385 बिलियन का अब तक बीआरआई में, बॉर्डर रोड इनिशिएटिव में, उसने अलग अलग कंट्री को लोन दिए हैं। एजुकेशन के लिए, हेल्थ के लिए, हाईवे के लिए, ब्रिजेस के लिए। और डेट ट्रैप पे फंसा लिया उनको। अब उनके पास तो कोई रास्ता नहीं। आईएमएफ भी वही करता है ना, वर्ल्ड बैंक भी वही करता है, एडी भी वही करता है। तो साहब, इसने सोचा कि अब मैं मध्यस्थता करवाऊंगा, मीडिएशन करवाऊंगा। और उसने अपने आप को भगवान बुद्ध के रूप में पेश किया। देखो, ये मेरी असली शक्ल नहीं है, एक मुखौटा लगा लिया उसने कि मैं भगवान बुद्ध हूं। और साहब, उसके पीछे कारण यह था कि उसको अपनी इमेज बदलनी है। तो उसने फ्लोट कर दिया साहब एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर मीडिएशन, IOMED। और 85 नेशन उसने बुलाए। बुलाए ज्यादा होंगे, 85 नेशन आ गए उसके अंदर साहब, अटेंड करने को। 20 इंस्टीट्यूशंस आ गई। कमाल की बात है कि ये आदमी जिसका राइवल खड़ा कर रहा है यूएनओ, वो भी आ गया इसके अंदर। यानी कि जिसका दुश्मन पैदा कर रहा है, वो खुद भी उछल के आ गया कि देखो चाइना का इन्फ्लुएंस कितना है यहाँ पर। अब ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मीडिएशन एस्टेब्लिश हो गया। पहले दिन 33 मेंबर्स ने, 33 कंट्री ने साइन कर दिया एज ए, जिनको कहते हैं ना, फाउंडिंग मेंबर्स ऑफ द आईओमेड। इनमें से कुछ नाम ले लेता हूं। चाइना तो खुद तो है ये, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, लाओस, कंबोडिया, सर्बिया, बेलारूस, सूडान, अल्जीरिया, डिजबाउती, क्यूबा एंड फ्यू अदर्स। मकसद क्या था? फोकस किस पे है? दुनिया पे है। नाम के लिए कहता है कि ग्लोबल साउथ है, लेकिन फोकस पूरी दुनिया पे है। फोकस कहता है कि मैं एक इंक्लूसिव पॉलिसी लेके आया हूं, मैं सबके साथ चलूंगा, और मैं सबके सब डिस्प्यूट्स जो है उनको सॉल्व कर दूंगा। मैं एशिया में भी रहूंगा, अफ्रीका में भी रहूंगा, लैटिन अमेरिका में भी रहूंगा, यूरोप में भी रहूंगा, मैं सब जगह हूं। यानी कि इट इज बीइंग सीन एज ए वे फॉर चाइना टू एनहेंस इट्स इंटरनेशनल इन्फ्लुएंस एंड प्रमोट ए मोर असर्टिव रोल इन द ग्लोबल गवर्नेंस। ये चीज जी। उसमें से निकल जी। के आती है। और इस बात का भी ख्याल रखा कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ हो। देखो, छोटी छोटी चीजों पे उसने ध्यान दिया, और वो रखा हांगकांग के अंदर। अब ओह। हांगकांग क्यों? हेडक्वार्टर हांगकांग में क्यों है? हांगकांग इसलिए साहब कि बहुत कम लोगों को पता है कि हांगकांग इज अ पार्ट ऑफ चाइना।
लेकिन उसके बावजूद भी हांगकांग की जो स्पेशल एंटिटी का स्टेटस है अभी बरकरार है, उसको चाइना जी ने किया हुआ है। तो चाइना भी उसको एक अलग एंटिटी, एक अलग, अगर एक सही कहा जाए तो अलग राष्ट्र के रूप में मानता है अभी भी, कि मेरा ही राष्ट्र है लेकिन अलग राष्ट्र है, मेरा ही हिस्सा है पर अलग राष्ट्र है। जैसे कि चाइना में सबसे ज्यादा एफडीआई कहां से आती है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, कोई बोलेगा कौन से राष्ट्र से आती है, हांगकांग से आती है। इसका मतलब है कि जब चाइना से लोग अपना ब्लैक मनी हांगकांग में भेजते हैं कैश में, तो उसको पकड़ा नहीं जाता, और फिर वो एफडीआई बन के हांगकांग से वापस चाइना आता है लीगल चैनल से वाइट होके। अच्छा। उसमें चाइना कहता है कि प्लीज ट्रीट द हांगकांग एज ए सेपरेट कंट्री। और ऐसे दुनिया के अधिकतर राष्ट्र हैं जो हांगकांग को अभी भी सेपरेट एंटिटी मानते हैं। और इंडिया के जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट फिगर्स आते हैं वो हांगकांग के लिए अलग आते हैं, चाइना के लिए अलग आते हैं आज भी। तो उसने सोचा कि हांगकांग इंटरनेशनल फाइनेंस सेंटर है, ट्रेडिंग सेंटर है, पोर्ट है, उसकी अपनी ख्याति है, और ब्लैक मनी ड्रग्स में इससे बड़ा अड्डा कहां मिलेगा दुनिया में जितना बड़ा हांगकांग है। पर्दे के पीछे का जो काला संसार है वो हांगकांग सबसे बड़ा संसार है उसका। तो हांगकांग को उसने सब कैपिटल बना दिया उसका, आयोमेड का, इंटरनेशनल जी ऑर्गेनाइजेशन फॉर मीडिएशन, कि मैं देशों के बीच में मीडिएशन कराऊंगा, मैं कंपनियों के बीच में मीडिएशन कराऊंगा, जो संस्थाएं हैं उनके बीच में मीडिएशन कराऊंगा, जहां भी डिस्प्यूट है मैं उनके बीच में मीडिएशन कराऊंगा। साहब ये भगवान बुद्ध बन बैठा, अपना अलग दरबार लगा के बैठा। वो कहता है कि मैं वो ऐसा कुछ करूंगा जो कि आर्टिकल 33 ऑफ यूनाइटेड नेशन है, कि जो पीसफुल सेटलमेंट के अंदर जो इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स होते हैं उसके अंदर मैं मीडिएशन के द्वारा चीजों को लेके आऊंगा। भाई अगर यूएनओ की वो वहां पर मैंडेट है तो तुझे जरूरत क्या है। लेकिन चीन को दिखाना है कि मैं अलग हूं और मैं अलग यूएनओ खड़ा कर सकता हूं। ये सारी चीजें हो गई सब वहां पे इंपॉर्टेंट। तो वो कहता है कि कुछ चीजें मैं क्या करने वाला हूं यहाँ पे, पीसफुल सेटलमेंट करूंगा इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स का। किसके थ्रू करूंगा मैं? नेगोशिएशन, इंक्वायरी, मीडिएशन, कॉन्सिलिएशन, आर्बिट्रेशन एंड जुडिशियल सेटलमेंट, या कोई और तरीका होगा पीसफुल मीन्स का। और वो कहता है कि इसके लिए जो मैं इंटरनेशनल जो मेथोडोलॉजीज हैं, अच्छा वहां उसका अपना कुछ नहीं है। कहता है जैसे आईसीजे है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, उनके जो एस्टेब्लिश तौर तरीके हैं मैं उनको अपनाऊंगा। या एक परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन है, मैं उसको एस्टेब्लिश करूंगा उसके बेस पे। अब सवाल ही पैदा होता है कि साहब अगर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है तो आपको उसकी जरूरत क्या पड़ गई फिर कहता है कि उसके अंदर जो उसके प्रिंसिपल्स हैं जो यूनाइटेड नेशन ने एस्टेब्लिश किए 1945 में, जो कि बेसिकली पीस ओरिएंटेड हैं, डिस्प्यूट्स को सॉल्व करने ओरिएंटेड हैं, कई जगह एडवाइजरी ओपिनियंस वगैरह भी आती हैं। फिर अल्टीमेटली इसकी जरूरत क्या थी? जरूरत इसलिए थी कि चाइना को यह दिखाना था कि मैं भी भगवान बुद्ध बन सकता हूं, मुझे अपना चेहरा बदलना है। ये चेहरा बदलने के लिए उसने एक अलग संस्था खड़ी कर दी, अलग यूएनओ खड़ा कर दिया, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर मीडिएशन। साहब ये क्या होता है ना कि बादशाह बनना है ना, वही बात पुरानी फिर वापस आ गई कि तुम तो कुछ कर नहीं पाए, यूनाइटेड नेशन कुछ कर नहीं पाता, डिफंक्ट है, बिल्कुल बिल्कुल रद्दी है। लोग जाते हैं भाषण देते हैं, या जो वहां पे जिनको नौकरी मिल जाती है वहां जाके डेपुटेशन वगैरह पे अलग देशों से मोटी मोटी तनख्वाहें मिलते हैं, गुणगान गाते हैं, वापिस आ जाते हैं। लेकिन यूनाइटेड नेशन का पिछले 20 30 40 सालों में अचीवमेंट के नाम पे देखा जाए तो कुछ भी नहीं है उसके पास। खाली डब्बा खाली बोतल है सब। उसका एनफोर्समेंट कहीं नहीं आता, उसकी बात कोई नहीं मानता, उसके क्लाइमेट की बात कोई नहीं मानता, जो सबसे बड़ा लॉन्गेस्ट उसका हिस्ट्री है, पेरिस और क्योटो जो प्रोटोकॉल से वहां से स्टार्ट होके आज तक कोई उसकी बात नहीं मानता सब। कोई पैसा देने को तैयार नहीं क्लाइमेट के अंदर। बल्कि कल तो निर्मला सीतारमन को यह कहना पड़ गया कि अब क्लाइमेट फाइनेंस हमें खुद ही करना पड़ेगा, अब हमें ये उम्मीद नहीं करनी चाहिए कि दुनिया में से जो डेवलप्ड नेशन है वो हमको क्लाइमेट फाइनेंस देंगे। तो इतने सारे जो दुनिया में डिस्प्यूट्स हैं, देशों के बीच में हैं, देशों की जो कंपनियां उनके बीच में हैं, या कई एंडलेस डिस्प्यूट्स हैं, आर्बिट्रेशंस हैं, सब कुछ हैं। वो बोलता है कि अब मैं तुमको क्विक सेटलमेंट दूंगा। इसके लिए उसने इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर सो कॉल्ड ये मीडिएशन शुरू कर दिया साहब, आईओएमईडी। एक किस्म से एक राइवल खड़ा कर दिया यूनाइटेड नेशन का, कि देख तू तो कुछ करता नहीं लेकिन मैं कुछ करके दिखाऊंगा।
और उसमें 85 देशों को बुलाया, 20 इंस्टीट्यूशन को बुलाया और उनको इन्फ्लुएंस किया कि देखो मैंने तुमको बीआरआई का लोन दिया हुआ ना, ऐसे चेहरा हटा के अपना भगवान बुद्ध का चेहरा हटा दो, मैंने तुमको दिया ना, साइन कर दो, वहां पे हो गया काम, डिस्प्यूट सेटल हो गया। दिस इज द वे चाइना इज गोइंग टू ऑपरेट। क्योंकि भेड़िया अगर बकरी की खाल ओढ़ के आ जाए ना, तो बकरी नहीं बन जाता, और रहेगा तो भेड़िया है ना। जी सच बात ये है। जी। सर मुझे यानी आपने बहुत अच्छे ढंग से ये समझाया और आपने ये स्कूप किया है, यानी सबसे पहले आपने ये स्टोरी ब्रेक की है। मुझे दो सवाल होते हैं, हाउ डज अमेरिका रिएक्ट्स टू दैट, और दूसरा भारत को इसका भारत कहां खड़ा होगा इसमें? भारत कहीं नहीं है, भारत इसके साथ में नहीं है, भारत ने इसको अटेंड भी नहीं किया है, भारत इसका पार्ट भी नहीं है, और कोई वेस्टर्न नेशन इसका पार्ट नहीं है। और तो और रशिया भी इसका फाउंडिंग मेंबर नहीं है। वो क्या है ना कि रशिया कैसे मान लेगा कि चाइना सुपरमेसी में आ जाएगा, मेरे ऊपर आ जाएगा। रशिया की पुरानी अकड़ है ना सर, वो कैसे छोड़ देगा? वो पुराना बादशाह है, सब क्या बात कर रहे हो? वो चाइना को थोड़ी मान लेगा कि तू मेरा किंग बन गया है। बोलेगा तू मगर मेरा उसकी दोस्त जरूर है। बादशाह तो पहले थी, हाँ, पहले अभी थी। भी है। हाँ सर वो क्या कहते हैं ना कि सांप मर जाता है ना, वो उसका वो रस्सी जल जाती है, उसके बल नहीं जाते। तो रशिया की जी वो हालत है सर। तो जी भारत कहीं नहीं है और वेस्टर्न नेशंस भी कहीं नहीं है, कोई इसको स्वीकार नहीं करेगा। लेकिन अगर ये आदमी वो 85 देश जो इनके पास आ रहे हैं, धीरे धीरे और मेंबर्स बढ़ेंगे, 100-150 मेंबर बना लेगा उसका, और उनको लगता है कि जैसे कई बार होता है ना कि कोई किसी मकान का डिस्प्यूट है, तो कोर्ट के अंदर आप जा रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, तो आपका 20 साल हो गए, कुछ होता नहीं, फिर आप एक मोहल्ले के दादा के पास चले जाते हो, तो वो कहता है अरे क्या है, 15 मिनट में सॉल्व करा दूंगा, इतना पैसा दे दो, मैं हो जाएगा काम, देखो इधर का उधर, उधर का कर दूंगा। वो आपने एक पिक्चर देखी होगी ना, त्रिशूल, अमिताभ बच्चन की, संजीव कुमार की, जिसमें संजीव कुमार कहता है 6 साल हो गए मेरा प्लॉट जो है एक दादा ने करके रखा हुआ है और कुछ छोड़ता नहीं, हमारे कोर्ट केस में कितने पैसे जा रहे हैं। तो अमिताभ बच्चन बोलता है कल सुबह चाबी आपके पास होगी उसकी। कहता है तुम्हें यकीन है कि सौदा तो मैं 5 लाख का करने आया हूँ, मेरी जेब में 5 कौड़ी भी नहीं है। अगले दिन जाता है बुलडोजर लेके, मार मूर के सबको भगा देता है और कहता है ये लो प्लॉट आ गया आपका। तो ये क्या होता है ना कि वही दादागिरी है उसकी वहां पे। तो वो क्या जी। करेगा, दादागिरी करके वो दिखाएगा देखो मैं सॉल्व कर सकता हूँ मसलों को। तो वहां पे जाके उस ढंग से करेगा, क्योंकि वो उसकी बेसिक फितरत है ना चाइना की। तो चाइना की फितरत में धोखा है, उसके डीएनए के अंदर धोखा है और जी दादागिरी है। तो वो वही करेगा। तो बहुत सारे बड़े मुल्क उसके मेंबर बनेंगे, मुझे शक है, लेकिन काफी बन गए। ये उसकी सफलता है कि उसकी भी डिप्लोमेसी कामयाब हो रही है, इसमें कोई शक नहीं है। दिनेश जी, आपने अपनी व्यस्तताओं के बीच में हमारे लिए, हमारे दर्शकों के लिए समय निकाला, इसके लिए हम आपके शुक्रगुजार हैं। और इंशाल्लाह फिर से मिलेंगे। और आपने बहुत अच्छा समझाया है, और मेरे ख्याल से चाइना की बढ़ती ताकत का विश्व को एहसास हो रहा है। तो ये उसका शायद आगे का अभी और कुछ पिक्चर बाकी है। फिर मिलेंगे जी, अगले एपिसोड में। तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं। और धन्यवाद। ये एपिसोड आपको पसंद आया हो तो अवश्य हमें लिखिए। दिनेश जी को हम फिर से रिक्वेस्ट करेंगे ऐसे ही स्कूप करते रहें, क्योंकि दिनेश जी हमेशा सबसे पहले कुछ खबरें ब्रेक करते हैं। दिनेश जी नमस्कार, धन्यवाद।